हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो इस डिटर्मिनेंट का ही एक पार्ट है। डिटर्मिनेंट के ऑलरेडी 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट निकालना सीख लेते हैं, डिटरमिनेंट 1/1 का ऐसे है, 2/2, 3/3 का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि डिटरमिनेंट क्या है। तो बेसिक्स आपको सीखने जरूरी हैं। बेसिक्स अगर आपको पता है तो आगे जाके कहीं भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आती, आप इजीली सब चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आई होप उस वीडियो के थ्रू आप डिटरमिनेंट के बारे में समझ गए होंगे। डिटरमिनेंट हम कैसे कैसे निकालते हैं ये सब आपको अच्छी तरह आता होगा, आई एम डैम श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम यहां पर पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रॉपर्टी में किस सिचुएशन में डिटरमिनेंट आप कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक पूरी एक्सरसाइज होगी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, और उसका जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब अगर आप बिना प्रॉपर्टी यूज किए डिटरमिनेंट फाइंड कर देते हो, सही आंसर भी होता है, नंबर सही नहीं मिलेंगे भाई, नंबर मिलेंगे 0। हो सकता है कि टीचर थोड़ा सा करिए, तो बच्चे ने मेहनत करी है भाई, आधा एक नंबर दे दे, लेकिन पूरे नंबर हमें लेने, हमें कोई नंबर छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्किप करेगी तो बहुत कुछ स्किप कर जाओगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर कोई एक एलिमेंट 0, सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, जैसे मान लो आपके पास ये एक डिटरमिनेंट निकालना है आपको इसका, और यहां पर रो 3 के अंदर सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका आंसर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सीधा 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा मैं अभी आपको करके बताता हूं, लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। देखो कैसे करते हैं। अब डिटरमिनेंट का हमें पता है कि डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हम जीरोस ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 0 है, 2 0, और यहाँ तो हमें 3 0 मिले हुए हैं, तो हम इसी रो को पकड़ के चलते हैं पहले। तो हमने ये जब एलिमेंट लेते हैं तो उसके बाद ये रो और ये कॉलम को हम छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1, ये आएगा। अब लेकिन इसके ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या आना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर क्या हो रहा है भाई, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और 0 से मल्टीप्लाई अगर किसी को भी आप कर दो ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाता है वो। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 आ गया यहाँ पर। अब अगर आप ये एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हम बताते हैं भाई माइनस साइन से आप करो, उसको माइनस साइन लगाया। अब लेकिन बात फिर वही है कि इसके अंदर आप कुछ भी लेकर आओ, बाहर 0 है तो वो क्या करेगा, हीरो नहीं बनने देगा, इसको 0 कर देगा। फिर अब तीसरे उस पर आ जाओ, ये वाला एलिमेंट लिया, इस रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, फिर इसके अंदर कुछ आया, फिर वही बात की ये भी 0 हो गया। तो जब ये सारा 0 हो ही गया तो 0 0 0 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सोचोगे सर इसी रो से करेंगे तो ही 0 आएगा क्या, कहीं से भी कर लो, किसी और रो से कर लेते हैं, हम फर्स्ट रो से करके देखते हैं। A1 निकाला हमने, A1 इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, देखो 0 माइनस 0, 0 हो गया। माइनस B1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस 0। C1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 माइनस 0, 0 आ गया। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर 0 आएगा, लेकिन नंबर पूरे आएंगे, नंबर से हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए किसी एक पर्टिकुलर रो के या कॉलम के, तो उसका आंसर आपको लिख देना है 0। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ कहता है ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके थे, फिर एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है जैसे A1 B1 C1 0 और यहाँ B2 C2 0 0 C3, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके इस साइड के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। तो इसके ये सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है।
A1 इंटू B2 इंटू C3, जो भी इनका मल्टीप्लीकेशन होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। नंबर से समझ लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर दे रखे हैं जैसे 2 3 5 0 1 2 0 0 3, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 2 इंटू 1 इंटू 3। तो डायगोनल एलिमेंट है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर ही होनी चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर ऐसे ले लेते हो 3 0 0 5 1 0 और 6 2 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 इंटू 10। तो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो उसका जो आंसर है यहाँ पर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है। थर्ड में कहता है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब किसी भी रो या कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो, यानी जो भी रो हैं वो सारे के सारे हम कॉलम बना दें और जो कॉलम है वो रो कर दें। ऐसा हम किस में करते थे? ट्रांसपोज में करते थे। मैट्रिक्स याद है ना, कि जब हम ट्रांसपोज और मैट्रिक्स करते थे तो हम क्या करते थे? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते थे। तो अगर ये कहता है कि आपके पास एक ऐसे डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। सपोज इसका डिटरमिनेंट है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, उसको मान लेते हैं कि डेल्टा इसकी वैल्यू आती है। अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो ये A1 B1 C1 इसको हम ऐसे ले लें और A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हमने क्या करा? रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, मीन्स हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो इसके डिटरमिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर एज इट इज़ ही रहेगा। वेरीफाई कर लें, एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो वेरीफाई करते हैं तो हम यहाँ पर एक बार 2x2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, स्पेस ज़्यादा अपने पास नहीं है। तो देखो यहाँ 2 3 1 5 ये मैट्रिक्स आ गई। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 -3 7 आ गया। अब इसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 2 3 को हमने यहाँ पर रो में कन्वर्ट कर लिया, कॉलम में, और 1 5 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 10 -3, अब भी क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहे आप 3/3 का भी निकालोगे ना, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। यानी यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर्टी और बन जाती है कि अगर आप A का डिटरमिनेंट निकालते हो या आप A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे बड़ी काम आएगी। A का डिटरमिनेंट निकालेंगे या फिर हम उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों ही तरीकों से आपका जो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। दोनों में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या इंटरचेंज हो रहा था? इसमें पूरी की पूरी रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही थी। यहाँ पर क्या कहता है? इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं। रो को कॉलम नहीं बनाना, रो को रो ही रखना है, लेकिन दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। तो उसकी डिटरमिनेंट में किसका चेंज होएगा? माइनस साइन का चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर नंबर से समझा देता हूँ मैं, A1 B1 की जगह। आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 3 1 4 0 2 3। इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाला हमने 1, इसको छोड़ा हमने 3 -8, कितना आ गया? -5। डिटरमिनेंट तो निकालना अच्छी तरह आई है, अब तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो उसको समझ लेना। -2, इस रो को छोड़ दिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 -0, तो 9 - 0 करेंगे 9 ही हो गया, +3। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 -0 6, तो ये आ गया आपके पास -5 -18 +18, ये कैंसिल, ये आ गया -5। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दें। तो रो 2 है, उसको रो 1 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। रो 1 को रो 2 के साथ ऐसे लिखते हैं कि रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2। तो देखो क्या फ़र्क आएगा, ये 3 1 4 ये पहले नंबर पे आ जाएगी, 1 2 3 इधर आ गया, 0 2 3 वहीं रहेगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो इसके आंसर में क्या आना चाहिए। अब ये कह रहा है ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू में माइनस साइन का चेंज हो जाएगा, तो ये -5 आ रही है तो वो +5 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, 3 हमने लिया पहले, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 6 - 6 0 हो गया, -1, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, यहाँ से लेंगे 3 - 0 3 आ गया, 4, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 0 2 हो गया, यहाँ से देखो -3, इधर से 0 बचेगा, प्लस में 8, आंसर क्या आ गया 5। यानी अगर हम किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे अगर मैं कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ कर दूं तो वहाँ पर भी यही होगा। अगर इसको आप एक बार और चेंज कर दो, अगर मान लो अब मैं क्या कर दूं, अब मैं रो 2 को रो 3 के साथ चेंज कर देता हूँ, तो रो 2 के रो 3 के साथ चेंज करने पर क्या होगा, ये 3 1 4 एज इट इज़ रहेगी, 0 2 3 1 2 3, फिर से इसमें माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। यानी अब आंसर फिर से हमारा -5 आने वाला है। देखो यहाँ से देख करेंगे 3, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा हमने, 6 - 6 0 -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 0 -3 -3, प्लस में 4, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 0 -2, तो यहाँ से देखो ये 0 हो गया, ये +3 आ गया, -8, आंसर आ गया -5। तो ऐसे हर बार जब भी आप चेंज करते रहोगे ना तो उसका जो साइन है वो चेंज होता रहेगा। या आप ये भी समझ सकते हो डायरेक्टली कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 बार चेंज करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार चेंज करने में माइनस साइन का फ़र्क पड़ा, दोबारा चेंज करने पर फिर माइनस का साइन का फ़र्क पड़ गया। यानी 2 बार चेंज करोगे, 4 बार चेंज करोगे, 6 बार इवन नंबर्स में चेंज करोगे तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है इफ 2 पैरेलल लाइन रो ऑफ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो, मतलब किसी 2 रो के, अकेली रो के नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये कहता है कि भाई आपके पास ये A1 A2 A3 है, तो यहाँ पर भी A1 A2 A3 होगा, ये कुछ चेंज हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर समझो, मान लो नंबर से अगर हम समझें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 4 2, और ज़रूरी नहीं कि रो 1 और रो 2 हो, किसी भी रो के साथ हो सकता है। मैं यहाँ पर भी लूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है इसका, ये भी आंसर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ मैं आपके लिए कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, कोई दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है। तो यहाँ देखो 2 से हम इसको सॉल्व कर दें, ये रो छोड़ा हमने, ये कॉलम छोड़ा, 8 - 15 कितना हो गया, -7, फिर -3, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, 4 - 10 -6, प्लस में 4, अब ये रो छोड़ दी हमने, ये कॉलम छोड़ा, 3 - 4 -1, सिंप्लीफाई करो, -14 + 18 -4, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। और यही काम अब मैं यहाँ देखो ज़्यादातर रो में कर रहा हूँ डील, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ रो में लगेगी, वो कॉलम में भी लगेगी, दोनों की बात हो रही है इकट्ठी, ठीक है। तो मैं अगर रो बोल रहा हूँ तो ये मैं समझना कि यहाँ कॉलम नहीं लगेगा, कॉलम में भी सब वही प्रॉपर्टी लगेंगी जो रो में लगने वाली है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आप लिखोगे तो आपको प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखना है। प्रॉपर्टी का नंबर यहाँ पर जैसे यहाँ 6th है, 5th है, किसी और बुक में देखोगे तो प्रॉपर्टी का नंबर चेंज हो सकता है। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी 6th यही होती है। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करूँ प्योर मैथ्स में, उसमें 6 ही प्रॉपर्टी दे रखी है, और उसमें जो उस 6 ही प्रॉपर्टी हैं, तो हम यहाँ पर 10 प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। तो अब नंबर नहीं लिखोगे, किसी बुक में अप्लाइड मैथ्स के लिए एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं मैट्रिसेस के लिए, तो सब आपको प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। या सिंपल आप इतना भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखो यहाँ क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को हम किसी सेम नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब ये कहता है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3,
तो इसका जो आंसर है वो मान लो अभी डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर हम इसको k से मल्टीप्लाई कर दें, KA1, KB1, KC1, और बाकियों को हम ऐसे का ऐसे ही रखें इस तरीके से, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं, चीज़ ध्यान रखना। मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, अगर कोई स्केलर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी रो या सारे कॉलम में सभी में हम करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको किसी एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम को ही कर सकते हो। इसको समझ लेते हैं हम किसी और एग्जांपल से। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 2 0 1 3, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। तो सेकंड रो से निकाल लेता हूँ मैं, -1, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, तो क्या बचा आपके पास 9 - 4 5 आ गया। इसको 0 को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि वैल्यू 0 ही आनी है। फिर ये एलिमेंट लेंगे -2, अब इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 - 0 तो 2 आ गया। तो यहाँ से हो गया -5 और -4 यानी -9 आ गया। अब अगर मैं मान लो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मान लो सपोज पहली रो को ही कर देते हैं हम। यहाँ आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 0 2, बाकी हमने कोई चेंज नहीं करा। तो उस केस में क्या होगा, आप फिर इसको इसी से निकाल लो, -1 इंटू, इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो यहाँ से आ गया 18 - 8 10 हो गया। फिर -2 से किया हमने, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 - 6 4 ही आएगा। तो यहाँ से -10 और -8 -18 आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारा जो आंसर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं मान लो इसकी कोई दूसरी रो को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस रो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा आंसर है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 72। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि ये एक ही एलिमेंट लेते थे और हम सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बार में एक ही रो को मल्टीप्लाई करोगे या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे और वो मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट पर भी इफेक्ट डालेगा, उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर 2 रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स हो गया, 3 रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 8 टाइम्स हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या प्रॉपर्टी बनी कि अगर हम के का डिटरमिनेंट निकालते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स ए को हम k से मल्टीप्लाई कर दें। अब k से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 2a निकाल लिया, ये आपके पास a मैट्रिक्स है और ये क्या है, हमने a का डिटरमिनेंट निकाला है और ये हमने 2a का डिटरमिनेंट निकाला है कि हमने जितने भी एलिमेंट थे ना, ये सारे के सारे एलिमेंट सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डिटरमिनेंट में कितना चेंज आया, पहले डिटरमिनेंट ये था और इसका डिटरमिनेंट देखो ये है, 9 8 72, यानी 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स का मतलब हो गया 2 की पावर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई है, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, तीनों में मल्टीप्लाई करा। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें और मैट्रिक्स मेरे पास n/n यानी 3/3 ऑर्डर की है तो उसी के हिसाब से करेंगे, 2/2 ऑर्डर की होगी तो उसके हिसाब से करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, k⁻n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, 2a, ऑर्डर क्या है 3/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, -9 था, ये कितना हो गया 8 -9 यानी -72, ये आंसर आ रहा है हमारा। तो आपके पास एक फार्मूला ये यहाँ पर बन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे आगे। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना कि ये क्यों हुई, कैसे हुई। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th और 8th प्रॉपर्टी करने से पहले जो प्रॉपर्टी 5th और 6th का जो कॉम्बिनेशन था उससे हमारे पास एक कोरोलरी और बनती है, एक प्रॉपर्टी और बनती है। उसमें हमने क्या था, 5th में क्या कहा कि भाई अगर सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम के तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है।
फिर उससे अगली प्रॉपर्टी में हमने समझा कि अगर हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी को, तो हम फिर k कॉमन भी तो निकाल सकते हैं ना। अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक रो में तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वो है डिटर्मिनेंट है जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 k टाइम्स ऑफ a1 k टाइम्स ऑफ b1 k टाइम्स ऑफ c1, अगर ये आपके पास डिटर्मिनेंट है एक, तो यहाँ पर इस रो के जो एलिमेंट हैं वो किसके, इसके k टाइम्स आ रहे हैं। तो इसके k टाइम्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से k कॉमन निकाल सकते हो। k कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, k आपने कॉमन निकाला, अंदर आपके पास ये बच गया, और ये बचने के बाद फिर यहाँ पर जो एलिमेंट है अगर वो आपके पास आइडेंटिकल बन गए तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया, और 0 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारा 0 हो गया। मतलब आपको प्रॉपर्टी एक ये ध्यान रखनी है कि अगर एलिमेंट आइडेंटिकल है तो भी डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर एलिमेंट की जो रेशो है वो बराबर है, मान लो यहाँ 2 3 4 है, अब यहाँ पर मैं ले लूँ 4 6 और 8, तो इसकी रेशो निकालोगे 1/2, इसकी रेशो निकालोगे 1/2, इसकी रेशो निकालोगे 1/2। यहाँ पर कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 7 10 11 कुछ भी हो, इसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो कोई से भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हैं तो भी डिटरमिनेंट 0 होता है, और अगर वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब उनकी रेशो अगर इक्वल है तो भी उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को समझ के हम नेक्स्ट अब 7th प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपनी। 7th प्रॉपर्टी में बताता है द इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट whose other row are not altered। ये कहता है कि मान लो आपकी दो रो या कॉलम है आपके पास, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म। सपोज आपके पास क्या है यहाँ पर a1 प्लस में x, b1 प्लस में x या y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, c1 प्लस में z, अगर ये ऐसे दिया हुआ है। बाकी के एलिमेंट आपको यहाँ दे रखे हैं a2 a3 b2 b3 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 b1 c1, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो दोनों कॉलम है वो अनऑल्टर्ड रहेंगे, मतलब वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर तीनों के साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस साइन बीच में लगाएंगे, तो यहाँ पर x y z, मतलब ये जो दो पहले कॉलम के जो एलिमेंट थे ना इनको आपको अलग कर देना है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और बाकी पे आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ऐसा करने पर भी जो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है उस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पूरे का आंसर और इन दोनों का आंसर का सम जो है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। If to each element of a row or column of a determinant be added the equimultiple of the corresponding element of one or more row, the value of the determinant remain unchanged। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया एक, अब इसकी जो वैल्यू है मान लो ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी एडिड द इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रो, यानी किसी दूसरी हम रो को लेते हैं और उसमें हमको कुछ इक्वी मल्टीपल करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक, क्या कहना चाह रहा है ये, मान लो आपके पास ये a1 b1 और c1 है, ये मैंने क्या किया, रो 2 को k से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ ऐड कर दिया, प्लस में k टाइम्स ऑफ a2 प्लस में k टाइम्स ऑफ b2 प्लस में k टाइम्स ऑफ c2। बाकी मैंने कोई चेंज नहीं करा, किसी एक रो में चेंज कर दो या किसी एक कॉलम में चेंज कर दो, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर इसका यही रहेगा। कैसे ये रहेगा समझ लो, इसको हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको दो डिटरमिनेंट में आप एक्सप्रेस कर दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस में k टाइम्स ऑफ a2 k टाइम्स ऑफ b2 k टाइम्स ऑफ c2 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। अब देखो यहाँ पर
ये जो दोनों रो थी, ये वाली दोनों रो प्रोपोर्शनल आ गई। अभी अभी जो मैंने आपको बताया था, या आप यहाँ पर से के कॉमन निकाल दो। के कॉमन निकालने के बाद ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगी, A2 A2 B2 B2 C2 C2 ये रह गया। तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू के करोगे तो जीरो हो जाएगा, या सीधा दिखाओगे दोनों प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट इसका जीरो। अब इसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया, इसका डिटरमिनेंट क्या था, ये था। तो डिटरमिनेंट में जीरो ऐड करोगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम ऐसे भी करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें कहता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द को फैक्टर ऑफ द सम अदर रो और कॉलम इज जीरो। अगर हम किसी भी रो के या किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के को फैक्टर के साथ या कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब क्या कहता है कि अगर आपके पास ये एक डिटरमिनेंट है, यहाँ पर मैंने एलिमेंट से शो कर दिया उनको ताकि आपको समझने में आसानी रहे थोड़ा। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट तो खैर इसका कुछ भी निकलेगा, लेकिन अगर हम क्या करें इसके एलिमेंट्स को, ये 3 एलिमेंट हो गए फर्स्ट रो के, इसको मैं किसी दूसरी रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, तो यह A21 प्लस में A22 प्लस में A23। तो मैंने क्या करा, एलिमेंट तो मैंने ये लिए हैं और को फैक्टर मैंने इनके लिए हैं। तो अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका ज़ीरो आएगा। समझ में आई नहीं आई? नहीं आई तो देखो वेरीफाई कर लेते हैं। एक आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स ये आ गई, ठीक है। A11 की वैल्यू ये है, A12 की वैल्यू 2 है और A13 की वैल्यू 3 है। हम को फैक्टर निकालते हैं सेकंड रो के। तो को फैक्टर आपको पता है निकालने के लिए तरीका क्या होता है, इस रो को छोड़ेंगे, 2 1 का मतलब है इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ से आ गया 10 माइनस 3 7 आ गया, लेकिन इसका जो सम है वो ऑड है इसलिए -7 आ जाएगा। A22 निकालो, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं, 5 माइनस 6 -1 आ गया। A23 निकाल लो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये आ गया 1 -4 -3 हो गया, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। वही रीज़न तो आपको बताया था कि भाई ये 3 एलिमेंट के जब भी को फैक्टर निकालोगे तो इनका साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो। A11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -7 आ गया, 2 को इससे करते हैं -2 आ गया, 3 को इससे करते हैं 9 आ गया, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के या कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 10th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ कहता है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। A और B का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो या पहले डिटरमिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। समझ लेते हैं इसको। अब एक 2/2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक B मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की लेनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं, क्या आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ से 2 प्लस में 3 5 हो गया, 4 प्लस में 4 8 आ गया, 3 प्लस में 6 9 हो गया, इधर से 6 प्लस में 8 14 आ गया। अब डिटरमिनेंट निकालो आप A का, डिटरमिनेंट आ जाएगा 4 माइनस 3 1 आ गया। B का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 4 माइनस 6 -2 आ गया। AB का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 14 5 70 9 8 72, कितना आ गया -2। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ B को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 आ रहा है। -2 क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ AB। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। और साथ में यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बन जाती है कि अगर ये कहता है कि भाई आपको A स्क्वायर का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, एक A मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको उसको स्क्वायर का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अगर हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से A स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो A इंटू में A। अब इस प्रॉपर्टी को आप
यहाँ पर लगा दो ए बी की जगह, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी आपको ए स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ए मैट्रिक्स दी है उसी का डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, उससे आपके पास ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस एक जनरलाइज फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, अगर a की पावर m का आपसे डिटरमिनेंट पूछा गया है तो आप डिटरमिनेंट निकाल के उसकी होल पावर m कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब तक हमने डिटरमिनेंट सीख लिया, डिटरमिनेंट डायरेक्ट भी निकालना सीख लिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने सीख ली कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में डिटरमिनेंट किस किस तरीके से निकलता है। लेकिन डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो कुछ हमें ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने एक दो जगह डिस्कस किया था, भाई R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दो या किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो के साथ ऐड कर दो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं इनको आपको डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कैसे करना, लिखना कैसे है, उसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि इंटरचेंजिंग द रो और कॉलम, अगर किसी रो या कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करते हो, तो अगर मैं यहाँ पर सब में रो की बात करूँगा, सब चीज़ें कॉलम में अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को ith रो को चेंज करना है jth रो के साथ, तो उसको मैं इस तरीके से लिखूँगा। यानी अगर मैं R1 को R2 के साथ चेंज करना चाहता हूँ तो R1 इंटरचेंज विद R2 इस तरीके से लिख देंगे, या R2 को मैं R3 के साथ चेंज करना चाहता हूँ तो उसको हम ऐसे लिख देंगे R2 इंटरचेंज विद R3। इसका मतलब ये होगा कि R2 के एलिमेंट R3 में चले जाएंगे, R3 के एलिमेंट R2 में चले जाएंगे। उससे डिटरमिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको ऑलरेडी पता ही है कि डिटरमिनेंट के जो साइन है उसमें वहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब हम चीज़ें पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी मैं आपको सिर्फ ऑपरेशंस लिखना बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से आप उनको लिख सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझो, मल्टीप्लाइड ऑफ सम नंबर k विद ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम। अगर हम किसी भी रो या कॉलम के नंबर को किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे लिखोगे। अगर आप RI को मल्टीप्लाई करना चाहते हो k से तो इसको हम ऐसे लिखेंगे RI गोज़ टू k टाइम्स ऑफ RI। मतलब अगर मैं R1 को चाहता हूँ कि मैं R1 के एलिमेंट्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 3 टाइम्स ऑफ R1। लेकिन ये चीज़ हम लिखते समय ध्यान रखेंगे कि ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जब भी आप डिटरमिनेंट में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर डिटरमिनेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अब डिटरमिनेंट में भी मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि वहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, सपोज़ आप के पास ए मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट है कुछ भी है, वो मान लिया हमने डेल्टा है। अब मैं यहाँ पर अगर ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट को मुझे 1/k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी वैल्यू को बैलेंस कर सकूँ। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, कोई भी स्पेसिफिक डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू ये आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी R1 की जो वैल्यू है या रो 1 या रो 2 या रो 3 किसी को भी मैं k से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज़ होगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे k से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू दोनों आपस में बराबर रहे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, हो रहा हो आपको, क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की थी कि अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं उसको कैसे लिखूँगा। मान लो RI है, RI को मैं लिखना चाह रहा हूँ ऐसे RI प्लस में k टाइम्स ऑफ RJ। यानी RI को मैं RJ को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करूँगा तो यहाँ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, ये प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को R1 को इस तरह से लिखना है R1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R2, तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि आपको ऐड ही करना है। रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ रो 1, किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या इसमें आपको यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर इस टॉपिक में हमने जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यू बढ़ेगा लेकिन नॉलेज आपकी बढ़ेगी। मेरे व्यू से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज, तो आपकी जो नॉलेज है वो ज़रूर बढ़नी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि अब जो आने वाली वीडियो होगी जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आप वो पहले से करके रखें। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो पहले से करके रखें, जब वो वीडियो आएगी उसके बाद मैच करें कि क्या आपका ठीक है क्या आपका गलत है। जो ठीक है टिक करते जाओ, खुश होते जाओ, और जो गलत है उससे नई नई चीज़ें सीखते जाओ।
यही तो सीखने का प्रोसेस है। तो इसी को हमें कंटिन्यू करते रहना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।